नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। परवीर पुरकायस्थ और कपिल सिब्बल को बड़ा जोरदार झटका लगा है दिल्ली हाई कोर्ट से। हालांकि उन्हें ऐसी आशा तो नहीं थी, क्योंकि यह मानकर चला ही जाता है कि अगर कपिल सिब्बल मुखातिब है तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें वो बहुत कुछ अपने पक्ष में करा ही ले जाते हैं। लेकिन वहाँ तुषार मेहता के सामने चली नहीं कुछ। पूरा जोर कपिल सिब्बल ने लगाया, लेकिन वो काम ना आया और सुनवाई जो है वो सोमवार के लिए चली गई। तब ये स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर ये क्या मामला है जिसे लेकर परवीर पुरकायस्थ जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। दरअसल यूएपीए के तहत जो एफआईआर दर्ज हुआ है परवीर पुरकायस्थ पर, उनके जो न्यूज़ क्लिक के एचआर हैं उन पर, और इन्हें फिर हिरासत में लिया गया। 7 दिन की ये रिमांड पर है। तो उसी एफआईआर जो यूएपीए के तहत दर्ज हुई है, चुनौती दी गई दिल्ली हाई कोर्ट में। तो क्या कुछ हुआ हाई कोर्ट में, उस पर हम लोग आए उससे पहले एक बार की ये जान लेते हैं कि ये जो एफआईआर है उस एफआईआर में आरोप कितने गंभीर है। एक एक करके उस पर बात करते हैं, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में जो घटा उस पर आएंगे। देखिए, पहला आरोप तो यही है कि वो गौतम नवलखा जो आप देखिए कि जिनके ऊपर खुद बड़े गंभीर आरोप हैं और वो नक्सलियों के साथ उनके लिंक हैं, उनकी शेयर होल्डिंग है न्यूज़ क्लिक में। ये आरोप है, एफआईआर में ये बात कही गई है। और परवीर पुरकायस्थ के वो पुराने साथी हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल खड़ा होता ही है। फिर यह भी कि 2018 से इनको फंडिंग हो रही है। यूएस की एक कंपनी है, वहां से 3 एंटिटी के जरिए इनको फंड हुआ, जिसमें 2 नोबल राय सिंघम से जुड़ी है और एक उनकी पत्नी से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, एफआईआर में यह भी दर्ज है कि कोई 4.27 लाख ईमेल खंगाले गए, उनका विश्लेषण किया गया। उससे ये बात निकल कर आती है कि ये उन लोगों के संपर्क में हैं जो चीनी प्रोपेगेंडा चलाते हैं या चीनी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए फंड करते हैं। और योजना इस बात की बन रही थी कि वो मैप लाया जाए जिसमें कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा न दिखाया जाए। अब आप देखिए किस तरह की योजना है। और उसके बाद में भी ये दंभ भरते हैं कि ये जो प्रेस की आज़ादी है उस पर हमला है। क्या वाकई में ये प्रेस की आज़ादी है कि आप अपने ही देश के खिलाफ एजेंडा चलाएं? एफआईआर में ये भी दर्ज है कि कोविड के दौरान किस तरह से देश को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हुई। और आपको ये तो ध्यान होगा ही कि किस तरह से जो भारतीय वैक्सीन रही उसको लेकर मजाक उड़ाया जाता रहा। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो एफआईआर का हिस्सा है। और उस एफआईआर से यही बात निकल कर आती है कि चीनी फंड पल रहे ये लोग चीनी एजेंडा चला रहे थे और अब उसको खंगाला जा रहा है। और दरअसल उसी खंगाले जाने के तहत न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आ जाती है अगस्त 2023 में, जो ये बताती है कि चाइना अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है और उसके लिए उसने कम्युनिकेशन के साधनों को जो है वो हायर किया है एक तरीके से, और उनको फंड किया जा रहा है। उसमें एक न्यूज़ क्लिक भी है और इससे बड़े बड़े लोग जुड़े भी हैं। इसीलिए और ताज्जुब होता है कि कम से कम हम अपनी बिरादरी में जिन लोगों को मानते रहे कि ये सिरमौर हैं, वो तो पता चला कि चीन के एजेंट। अब आरोप बड़े गंभीर है, इसलिए चीन के एजेंट अगर कहा जाए तो स्वाभाविक तौर पर ये आरोपों के तहत ही कहा जा रहा है। जांच चल रही है। अब ये जो जांच पड़ताल चल रही है इसे एक अलग तरीके से पेश किया गया। सीजीआई को पत्र लिखा गया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में धमाचौकड़ी हुई और कहा गया कि साहब ये प्रेस की आज़ादी पर हमला है और हम चूंकि सरकार से सवाल पूछते हैं इसलिए हमारे पीछे एजेंसियां छोड़ दी गई हैं। अब ये सरकार से सवाल पूछते हैं या चीनी एजेंडा चलाते हैं, ये तो बहरहाल एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं, उससे तय होगा। लेकिन
इस दरमियान जब एफआईआर होती है और न्यूज क्लिक के जो संस्थापक हैं और एचआर हैं, उन लोगों को हिरासत में लिया जाता है, फिर उनको 7 दिन के रिमांड पे भेजा जाता है। तो उसके बाद जो है यूएपीए के तहत जो एफआईआर हुआ उसे चुनौती दी जाती है दिल्ली हाई कोर्ट में। कपिल सिब्बल वकील होते हैं, अर्जेंट हियरिंग के लिए बात रखी जाती है, समय तय हो जाता है कि नहीं आज ही सुनवाई होगी। सुनवाई होती है। सुनवाई में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। वैसे तो इन ब्रीफ कहूं तो पहली चीज तो यही है कि ये जो एफआईआर वगैरह दर्ज हुआ है इस धारा के तहत, उसी को लेकर सवाल है, उसी को लेकर सवाल उठाया जाता है। लेकिन जब बात बनती नहीं दिखती है कि तो ये होता है कि अच्छा चलिए फौरी तौर पे राहत तो दे दीजिए। राहत भी नहीं मिल पाती। उधर तुषार मेहता रहते हैं, वो अड़ जाते हैं कि फौरी तौर पे क्या राहत है, सोमवार को हम लोग मिल रहे हैं, सोमवार को सुनवाई होगी। तो ये बात सोमवार तक चली जाती है। लेकिन वो जो बहस हुई, उस बहस को एक बार मैं आपको बताता हूं। 3 अक्टूबर की सुबह, अब ये कौन कर रहा है, कपिल सिब्बल कह रहे हैं। 3 अक्टूबर की सुबह लगभग 6:30 बजे वो मेरे घर आए, सभी उपकरण ले गए, चूंकि परवीरपुर कायस्थ के वकील हैं तो उनकी तरफ से बात रख रहे हैं, और मुझे हिरासत में ले लिया गया। अगली सुबह लगभग 6 बजे मुझे मजिस्ट्रेट के सामने ले गए और उनके वकील वहां मौजूद हैं। उन्होंने हमारे वकील को कभी सूचित ही नहीं किया। फिर कपिल सिब्बल आगे कहते हैं कि उन्होंने मुझे 7 बजे रिमांड ऑर्डर भेजा। आदेश सुबह 6 बजे पारित किया गया। कृपया आदेश देखें, इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाम है। फिर यह कहता है कि आरोपी व्यक्ति मौजूद है। फिर वो टेलीफोन के माध्यम से अर्शदीप खुराना कहते हैं। फिर अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं हमारी अदालतों को क्या हो रहा है, मुझे गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं दिया गया। हाई कोर्ट का नियम कहता है कि मैं वकील का हकदार हूं। नियम आगे कहता है कि अगर 24 घंटे खत्म हो रहे हैं तो अस्थायी रिमांड जारी किया जाए ताकि वकील पेश हो सके। ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया और उसे रिमांड पर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब पीएमएलए आदेश में कहा है कि गिरफ्तारी का आधार लिखित में दिया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल पूरी जोर लगा रहे हैं। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि यूएपीए की धारा 43 और पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 19 का हवाला देते हुए कहा कि रिमांड ऑर्डर में गिरफ्तारी के आधार बताए जाने का कोई जिक्र नहीं है। वो जानते हैं कि मैं वकील हूं, फिर भी उन्होंने मुझे सूचित नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने वकील को सूचित कर दिया। मेरी प्रतिक्रिया के बिना ही आदेश पारित कर दिया गया। ये क्या हो रहा है? रिमांड एप्लीकेशन की बात करते हुए सिब्बल ने कहा कि उसमें मुझसे कम्युनिकेशन के बारे में या अतीत में क्या हुआ इसका कोई जिक्र नहीं है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल आगे कहते हैं बहुत पहले 2020 में ईओडब्ल्यू द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई थी। यह कहा गया कि मुझे विदेश से धन मिलता है। 26% एफडीआई पर मुहर लगी है। मुझे विदेश से फंड मिला, मैंने प्रीमियम पर धनराशि बेची, इसलिए यह वह धोखाधड़ी है जो मैं कर रहा था और इस तरह मैंने धन की हेराफेरी की, अपने कर्मचारियों और पत्रकारों को वेतन दिया, इसलिए मुझ पर इसके लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। एससी ने मुझे, मतलब हाई कोर्ट ने मुझे सुरक्षा दी। इसे अंतरिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह सुनवाई हो पाती उससे पहले यह एफआईआर हो गया। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कपिल सिब्बल ऐसे कई तथ्य रख रहे हैं जो मैं नहीं जानता। सिब्बल ने कहा कि वह रिहाई के हकदार हैं, गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं मुहैया कराया गया, मुझे अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। अदालत ने एसजी से पूछा रिमांड ऑर्डर में कुछ मिसिंग है, वकील जो है को सुनाया ही नहीं गया। एसजी मेहता ने कहा कि वह गुहार लगा सकते हैं, तलवार नहीं लटका सकते। सिब्बल ने कहा आप हर वक्त ऐसा ही करते हैं, ऑर्डर पारित होने लायक नहीं है, मैं जेल में क्यों रहूं? प्रथम दृष्टया ऑर्डर गलत है। अदालत ने कहा कि आरोप उस प्रकृति का नहीं है कि आपको फौरन रिहा किया जाए, इमीडिएट रिलीफ चाहते थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा जांच में जो हुआ है उसे दलील के रूप में पेश
नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला कल सुनवाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि रिमांड एप्लीकेशन में आप गिरफ्तारी की वजह नहीं बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई फैसला है। एसजी मेहता ने कहा कि मामले में काफी कुछ है जो दिख नहीं रहा है। सोमवार को सुनवाई कीजिए। वे 3 या 4 दिन बाद यहां हैं। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। हाई कोर्ट ने फिर उसके बाद में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अब आप देखिए कि पूरी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से फौरी तौर पर राहत मिल जाए, लेकिन वो राहत मिल नहीं पाई। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये किसी झटके से कम नहीं है। आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।